इस वीडियो में हम डेंगू इन्फेक्शन के बारे में जानेंगे और उससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब भी देंगे। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एडिस स्पीसीज़ नामक मॉस्किटो के काटने की वजह से फैलता है। डेंगू जैसे ही कुछ और बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि ज़िका या चिकनगुनिया, और ये बीमारियां भी मॉस्किटो की सेम स्पीसीज़ यानी कि एडिस स्पीसीज़ की वजह से होती हैं। डेंगू बहुत कॉमन बीमारी है जो कि दुनिया के करीब 100 देशों में फैला हुआ है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है, जो कि कलर्स से इंडिकेट किया है। इंडिया रेड कलर्ड जोन में आता है, जिसका मतलब ये है कि इंडिया डेंगू के हाई रिस्क जोन में है। तो इंडिया में डेंगू वायरल इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं? डेंगू जो 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 कॉमन डेंगू है, उसके सिम्टम्स फीवर कॉमन होता है, और फीवर के अलावा जो पेशेंट में नौसिया, वॉमिटिंग, स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, पेन हो सकता है। जब आई रोटेट करेंगे तो पेन होगा, मसल, जॉइंट और बोन पेन भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स 2 से 7 दिन तक रहते हैं। अधिकतर लोग डेंगू इन्फेक्शन से अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये सीरियस होता है, जो कि हम आगे देखेंगे। लेकिन करीब 1 हफ्ते के अंदर अधिकतर लोग ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों में जो कि अगर हम नंबर के टर्म्स में बोलें तो 20 में से 1 पर्सन को डेंगू सीवियर हो सकता है। सीवियर डेंगू में जो सिम्टम्स होते हैं वो उसकी वजह से शॉक हो सकता है। शॉक का मतलब ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है। ब्लीडिंग इन द सेंस कि जैसे गम से ब्लीडिंग होगा, या फिर नोज़ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। वॉमिटिंग होगा तो उसके अंदर ब्लड हो सकता है। तो ये डिफरेंट तरह की ब्लीडिंग के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर जिस पेशेंट को या किसी पर्सन को डेंगू हुआ है, तो उस तरह के पेशेंट या पर्सन को डेंगू, सीवियर डेंगू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमेन में भी सीवियर डेंगू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, सीवियर डेंगू के सिम्टम्स पेट में दर्द हो सकता है, टेंडरनेस यानी कि अगर आप जिस जगह छुओगे तो वहाँ पर पेन ज़्यादा होगा, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, रेस्टलेस, ये कुछ ख़ास सिम्टम होते हैं जो कि सीवियर डेंगू की पहचान होते हैं। वार्निंग साइंस 24 से 48 आवर्स के बीच में स्टार्ट होते हैं जब आपका फीवर ख़त्म होता है। तो जब भी इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जब भी आपको लगता है कि आपको ब्लीडिंग के सिम्टम्स हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फीलिंग हो रही है, या फिर आपका बीपी कम हो रहा है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप तुरंत डॉक्टर की हेल्प लीजिए, हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर्स को विज़िट कीजिए, ताकि अगर कुछ ख़तरा है आपके हेल्थ को बिकॉज ऑफ सीवियर डेंगू कंडीशन, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। डायग्नोसिस कैसे होगा डेंगू का? तो जो पेशेंट्स होते हैं डेंगू के, तो पहला तो जो सिम्टम के आधार पर ही कुछ इंडिकेशन मिल जाता है। तो फीवर होता है, फीवर अधिकतर शुरू के 2-3 दिन रहता है, उसके बाद फीवर चला जाता है। लेकिन उसके बाद में जो बाकी सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेन है, हेडेक हो गया, बॉडी पेन है, आपके जॉइंट पेन है, मसल पेन है, ये सब पेन काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं। तो ये एक सिम्टम बेस्ड एक इंडिकेशन होता है कि पेशेंट को शायद डेंगू इन्फेक्शन हो सकता है। इसको कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट का कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर या फिजिशियन के पास जाकर के उनसे कंसल्ट करेंगे, तो वो आपको इन टेस्ट्स के लिए रिकमेंड करेंगे, और इन टेस्ट के आधार पर ये कंफर्म होगा कि आपको डेंगू है, या फिर और भी बीमारियां होती हैं जो डेंगू जैसे ही होती हैं, लाइक ज़िका या चिकनगुनिया। जो भी बीमारी है वो आपको क्लियर कंडीशन पता चलेगी।
जैसा मैंने बताया, डेंगू डायग्नोसिस दो तरह से हो सकता है। पहला टेस्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट या नैट्स टेस्ट, जिसमें कि आपका ब्लड सीरम कलेक्ट किया जाएगा, ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे और सीरम को सेपरेट करके उसके ऊपर एक रैपिड टेस्ट RT-PCR टेस्ट होगा। और ब्लड में जो एंटीजन्स प्रेजेंट हैं उन एंटीजन्स को आइडेंटिफाई करके ये कंफर्मेशन होगा कि क्या आपको डेंगू इन्फेक्शन हुआ है। दूसरा टेस्ट IgM एंटीबॉडी होता है, जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ जो प्रेजेंट हैं जो कि आपके एंटीजन के रिस्पांस में बनती हैं, उन एंटीबॉडीज़ का टेस्टिंग होता है और उससे पता चलता है कि क्या आपको वायरल इन्फेक्शन है। नाउ एंटीबॉडी टेस्ट में कई बार डेंगू के साथ में पॉजिटिव टेस्ट ज़िका या चिकनगुनिया और इसी तरह की जिसको हम बोलते हैं फ्लेवीवायरसेस इन्फेक्शंस, उनकी वजह से भी हो सकती हैं। ये अधिकतर रिकमेंडेड होता है कि पेशेंट्स को दोनों टेस्ट कराना चाहिए ताकि एक कंक्लूसिवली प्रूफ हो कि पेशेंट को डेंगू वायरस का इन्फेक्शन ही हुआ है। सिवियरिटी कैसे टेस्ट करेंगे? अगर किसी पेशेंट में सिम्टम है और मान लीजिए कि उसको सीवियर डेंगू का सिम्टम है, तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की कंडीशन कितनी क्रिटिकल है। इसकी पहचान करने के लिए दो टेस्ट किए जा सकते हैं। प्लेटलेट काउंट, जो कि आपके ब्लड सेल्स में जो प्लेटलेट्स होते हैं उसके कितने नंबर्स हैं पर माइक्रोलीटर, उसके बेस पर मालूम पड़ता है। जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है उसका नॉर्मल रेंज 1.5 to 4 lakhs पर माइक्रोलीटर होता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट की कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है तो उनमें जो प्लेटलेट काउंट है वो बहुत कम हो जाता है, 50,000 से कम। यूजुअली अगर प्लेटलेट काउंट 20 से 40,000 है तो आप ये मान के चलिए कि पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है और उसे तुरंत एक हॉस्पिटल या डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्लेटलेट काउंट कम क्यों होता है? डेंगू के जो वायरसेस हैं वो बॉडी में बहुत जगह पर अटैक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बोन मैरो जहाँ पर प्लेटलेट बनता है वहाँ पर अटैक कर सकते हैं, या फिर आपके जो ब्लड सेल्स हैं जिसके अंदर प्लेटलेट्स भी एक पार्ट होता है उस पर अटैक कर सकते हैं। या डेंगू के वायरसेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो एंटीबॉडीज़ बॉडी में बनती हैं उन एंटीबॉडी की वजह से भी प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो इसकी वजह से आपकी जो प्लेटलेट काउंट है, जिन सीवियर पेशेंट्स में प्लेटलेट काउंट्स बहुत ही कम होने लगता है और वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट की कंडीशन सीरियस हो रही है। दूसरा टेस्ट ये है जिसके अंदर हेमाटोक्रिट का मेजरमेंट किया जाता है, जो कि ब्लड सेल्स के वॉल्यूम का इंडिकेशन होता है। अगर आपका हेमाटोक्रिट ज़्यादा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आपके ब्लड सेल्स का वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो ये दिखाता है कि आपका ब्लड कंसेंट्रेट हो रहा है, ओके। या दूसरे शब्दों में कह लें तो आपके ब्लड का वॉल्यूम, पूरे ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है और उसकी वजह से बीपी कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और एक शॉक जैसी कंडीशंस जनरेट हो सकती हैं जिसकी वजह से बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। डेंगू के ट्रीटमेंट क्या होते हैं? नाउ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए ये जानना कि डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब डेंगू वायरस को किल करने के लिए कोई एंटी वायरल डिसीज़ नहीं है, ओके, दैट इज़ नंबर वन। तो ट्रीटमेंट किस चीज़ का होता है? सिम्टम्स का ट्रीटमेंट होता है। सो हमने जैसा बताया, अगर आपको सिम्टम फीवर है तो उसको ट्रीट करने के लिए पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन दिया जाता है। ध्यान रखिए, डेंगू वायरस के इन्फेक्शन में फीवर को ठीक करने के लिए एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन जो एनसेड्स हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, वो रिकमेंडेड नहीं है, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है कि जो पेशेंट है उसको फ्लूइड इनटेक बढ़ाना चाहिए। फ्लूइड इनटेक क्यों बढ़ाना चाहिए? क्योंकि फीवर की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से, अगर डायरिया है, ब्लीडिंग हो रही है, आपका हेमाटोक्रिट कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट हाइड्रेटेड रहे, राइट। और इसीलिए पेशेंट को कंटिन्यूसली फ्लूइड इनटेक जारी रखना चाहिए। सीवियर डेंगू के ट्रीटमेंट क्या होते हैं? तो वंस अगेन, सीवियर डेंगू का ट्रीटमेंट, अगर आपको लग रहा है कि आप में या पेशेंट में सीवियर डेंगू के कुछ सिम्टम्स हैं तो तुरंत आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए और जो भी रिकमेंडेशन देते हैं उसको आपको फॉलो करना चाहिए। ध्यान रखिए, सीवियर डेंगू एक मेडिकल इमरजेंसी है और अगर इसका समय पर इलाज नहीं होता है, अगर आप समय पर हॉस्पिटल या डॉक्टर्स को विज़िट नहीं करते हैं तो इसके
कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। प्रिवेंशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी डिसीज़ के लिए, ना सिर्फ डेंगू बट इवन फॉर कोरोना वायरस इन्फेक्शन या जितनी भी इन्फेक्शियस डिसीज़ेस हैं, आप ट्यूबरकुलोसिस कह लीजिए, मलेरिया कह लीजिए, इन सब जो कम्युनिकेबल डिसीज़ेस हैं, जो इन्फेक्शियस डिसीज़ेस हैं और जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सभी बीमारियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बीमार होने पर अगर किसी पेशेंट में ये बीमारियां होती हैं तो ट्रीटमेंट ज़रूरी तो होता ही है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम उन बीमारियों के पहले ही इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करें, हम ऐसे तरीके अडॉप्ट करें जिससे ये बीमारियां प्रिवेंट की जा सकें। डेंगू के केस में क्या क्या प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं? नंबर 1, अगर आप मॉस्किटो इन्फेस्टेड एरिया में रह रहे हैं, या फिर अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आपके एरिया में मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप मॉस्किटो का ब्रीडिंग को कंट्रोल कीजिए। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नंबर 1, अगर आपके घर के आसपास स्टिल वाटर है, अगर रुका हुआ पानी है, थमा हुआ पानी है, खासकर बारिश के मौसम में, तो आप उस पानी को आप चेंज कीजिए। अगर आपके गमले में पानी है, अगर आपके यहाँ कुछ पीछे टायर है, वेस्ट्स पड़े हुए हैं, वहाँ पर अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो आप उन चीज़ों को आप ठीक कीजिए ताकि पानी वहाँ पर इकट्ठा ना रहे। नंबर 2, अगर इस तरह के जो पानी है उसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं तो आप उस पानी का ट्रीटमेंट कीजिए ताकि वहाँ पर मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोका जा सके। अगर मॉस्किटो फिर भी आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घर में अपने मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करें, नेट्स यूज़ करें सो दैट यू कैन कीप द मॉस्किटोज़ आउटसाइड योर होम। आप इस तरह के ड्रेसेस पहनिए ताकि आपकी पूरी बॉडी कवर रहे, सो दैट मॉस्किटोज़ कैन नॉट बाइट यू, मॉस्किटो आपको काट ना सकें। हेल्दी लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा हमने बताया आपको कि अधिकतर केसेस में डेंगू अपने आप ठीक हो जाता है। ये वो लोग होते हैं जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, जिनकी बॉडी में इम्यून पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ताकि जो एंटीजेंस होते हैं वायरस के उनका सामना करने के लिए आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है और बहुत जल्दी ही जो पेशेंट होता है उसमें डेंगू के इन्फेक्शन से वो ठीक हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए ताकि आपका लेवल ऑफ इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। और बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कुछ सिम्टम्स हैं तो आप उसका टाइमली टेस्ट करवाइए सो दैट आपको कंफर्मेशन हो सके कि आपको डेंगू ही है या फिर आपको कुछ क्रिटिकल कंडीशंस पैदा नहीं हो रही हैं। और अगर ये जो भी चीज़ें कंफर्म होती हैं तो प्रोएक्टिवली जा कर के आप डॉक्टर्स को विज़िट कीजिए और जो भी रिकमेंडेशन होती हैं उसके आधार पे आप ट्रीटमेंट लीजिए। चलिए अब हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो काफ़ी लोग पूछते हैं हम उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन ये होता है कि मुझे पिछले 2-3 दिनों से फीवर है, बॉडी पेन भी हो रहा है, क्या मुझे डेंगू इन्फेक्शन है? कुछ सिंपल पॉइंट्स होते हैं, जैसा हमने बताया आपको कि ये जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी सारी बीमारियों में सेम हो सकते हैं। ज़ीका, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, काफ़ी सारी बीमारियों के सिम्टम्स सेम हो सकते हैं, इसलिए कई बार कन्फ्यूजन होता है। कुछ इंडिकेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बारिश के मौसम में हो रहा है, अगर आपके घर के आसपास या घर में मॉस्किटोज़ का प्रॉब्लम है, और इसके अलावा अगर आपने कुछ टेस्ट लिया हुआ है तो उस टेस्ट के बेस पर ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको डेंगू इन्फेक्शन है कि नहीं। तो सिम्टम्स एक इंडिकेशन होता है जिसके आधार पर अगर आप चाहें तो आप डॉक्टर को विज़िट कर लें, या फिर आप खुद भी लैब जा कर के आप जो हमने टेस्ट बताए हुए हैं आप वो टेस्ट करवा सकते हैं, नेट्स टेस्ट और IgM टेस्ट, और उसके आधार पर आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगा, इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपको डेंगू इन्फेक्शन है कि नहीं, और उसके बेस पर आप डॉक्टर्स को विज़िट करके जो भी रिकमेंडेड ट्रीटमेंट्स होता है आप वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, राइट। तो सिम्टम्स पर ध्यान रखिए। सिम्टम्स आप एक अर्ली इंडिकेशन होता है कि आपको बीमारी होने के चांसेस हैं, और उसके आधार पर आप जो भी इफेक्टिव स्टेप होता है आप वो लीजिए। तो अगर किसी भी पेशेंट्स में सीवियर डेंगू के सिम्टम्स हैं, लाइक ब्लीडिंग, लाइक टेंडरनेस, लाइक बेली पेन, तो बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट तुरंत जाकर के डॉक्टर से मिले। और अगर कंफर्म होता है कि डेंगू है तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि
सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो रही है हम उस पर भी एक टैब रखें, उस पर भी हम लोग एक पैनी निगाह रखें। और इसके लिए पेशेंट को जो दो टेस्ट होते हैं, प्लेटलेट टेस्ट और हीमेटोक्रिट टेस्ट, वो ले सकते हैं और उसके आधार पर ये मालूम पड़ता है कि पेशेंट में सिचुएशन कहीं क्रिटिकल तो नहीं हो रही है। ओके। दूसरा क्वेश्चन, क्या डेंगू के लिए कोई वैक्सीन है? वैक्सीन आपने एक बार लगा लिया उसके बाद डेंगू होगा ही नहीं। पहली पॉइंट, इंडिया में डेंगू का वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नंबर 2, कुछ कंट्रीज़ जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में डेंगू का वैक्सीन अवेलेबल है, जिसको डेंग वैक्सिया बोला जाता है। सनोफी ने इस वैक्सीन को लॉन्च किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखने की है, हालांकि इंडिया में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, फिर भी हमें मालूम होना चाहिए कि जिस पेशेंट में डेंगू ऑलरेडी हुआ है, ओके, उनमें उनको ये वैक्सीन देना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ओके। सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को देना चाहिए जिनमें पहले कंफर्म्ड डेंगू हुआ है। रिमेंबर, कंफर्म डेंगू, कंफर्म मतलब डायग्नोसिस हुआ होना चाहिए और जो आपके ब्लड टेस्ट आ रहा है उसमें कंफर्म होना चाहिए कि यस, डेंगू के वायरस डिटेक्ट किए गए हैं। अगर किसी पेशेंट को वैक्सीन दिया जाता है और उस पेशेंट में अगर पहले या पर्सन में पहले अगर डेंगू का इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो एक सीवियर डेंगू के कंडीशंस हो सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये वैक्सीन कभी भी अवेलेबल होता भी है फ्यूचर में, तो अगर आप तभी लें जबकि आपको पहले डेंगू का इन्फेक्शन हो चुका है। अगर डेंगू इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो आपको ये नहीं लेना चाहिए। ओके। तीसरा क्वेश्चन होता है, क्या डेंगू एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है? हमने जैसा बताया आपको, 20 में से 1 अगर हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में बोलें या नंबर के टर्म्स में बोलें तो अधिकतर पेशेंट्स में डेंगू एक ख़तरनाक बीमारी, एक जानलेवा बीमारी, एक सीरियस बीमारी नहीं होती है और काफ़ी लोगों में अपने आप भी ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों में और नंबर के टर्म्स में 20 में से 1-2 पेशेंट्स में ये बीमारी सीरियस हो सकती है। सीरियस बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं ऑफ सीवियर डेंगू इन्फेक्शन, वो हमने आपको बताया हुआ है। और जब भी ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट लिया जाना चाहिए। ओके। और साथ में जो इसके पैरामीटर्स होते हैं जो ये दिखाते हैं कि पेशेंट की क्रिटिकल सिचुएशन कैसी है, उसका भी मेजरमेंट होना चाहिए। सो लेटेस्ट से अगर आपको लग रहा है कि डेंगू इन्फेक्शन है, आपको 2 दिन से फीवर है, फीवर चला गया है या फीवर है और उसके साथ में आपको पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन, आप डॉक्टर से मिलें। अगर आप डॉक्टर से मिलने की कंडीशन में नहीं हैं तो आप लैब में खुद भी जा सकते हैं और आप अपना ब्लड सैंपल दे करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि डेंगू का टेस्ट, जो नेट्स टेस्ट होता है, आप सिंपल बोलिए हमें डेंगू इन्फेक्शन का टेस्ट करना है, और दूसरा प्लेटलेट काउंट टेस्ट और हीमेटोक्रिट टेस्ट। तो इससे आपका नंबर 1 डेंगू का इन्फेक्शन है या नहीं वो भी मालूम पड़ जाएगा, और क्या सिचुएशन क्रिटिकल तो नहीं हो रही है वो भी मालूम पड़ जाएगा। अगर डेंगू इन्फेक्शन पॉजिटिव आता है तो उसके बाद 4-5 दिन बाद ऑफकोर्स अगर पॉजिटिव आता है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलने की कोशिश कीजिए। और लेटेस्ट से अगर फिर से आप डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं तो आप अपने सिम्टम्स पर एकदम मॉनिटरिंग कीजिए और 3-4 दिन बाद जा कर के फिर से एक बार आप प्लेटलेट काउंट्स या हीमेटोक्रिट टेस्ट कराइए, ताकि आपको ये पता रहे कि आपका प्लेटलेट काउंट्स कम नहीं हो रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंडिकेशन मिल रहा है कि प्लेटलेट काउंट जो आपने पहले टेस्ट कराया था उससे अगर कम हो रहा है तो उस सिचुएशन में आपको जा कर के डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मुझे लग रहा है कि मुझे डेंगू इन्फेक्शन हुआ है, क्या मैं डॉक्टर को विज़िट करूं? बिल्कुल डॉक्टर को विज़िट करना रिकमेंडेड होता है किसी भी बीमारी के लिए। लेकिन अगर आप डॉक्टर को विज़िट नहीं करते हैं, अगर आप रिमोट एरिया में हैं, अगर आप किसी भी वजह से अगर आप डॉक्टर के विज़िट नहीं हो सकता है, तो आप अपने सिम्टम्स पर बहुत ही क्लोज़ मॉनिटरिंग कीजिए। हमने जैसा बोला आपको, अगर आपको फ़ीवर आ रहा है तो आप पैरासीटामोल लीजिए। अगर आप अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स लीजिए, ताकि आपकी बॉडी में जो पानी की कमी ना हो, फ्लूइड्स की कमी ना हो। और इसके अलावा आपके सिम्टम्स जो हैं, कहीं आपको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, आपका बेली पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट तो नहीं हो रहा है, आपकी थकावट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ तो नहीं हो रही है,
जो आपके मसल या जो जॉइंट में पेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा है। अगर आप में ये कोई भी चीज़ बढ़ने के या सीवियर डेंगू इन्फेक्शन के आपके सिम्टम्स दिखते हैं तो इन दैट कंडीशन ज़रूरी हो जाता है कि आप डॉक्टर से जा कर के मिलें। साथ में आप अपने जो कंसर्न्स के जो टेस्ट होते हैं, प्लेटलेट काउंट्स और हीमेटोक्रिट, आप उसके ऊपर भी मेजरमेंट करके उनका भी ध्यान रखिए कि कहीं वो ये इंडिकेट तो नहीं करते हैं कि आपका कंडीशन सीरियस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या डेंगू हवा से फैल सकता है? क्या ये एक आदमी से दूसरे आदमी में जा सकता है, या क्या पानी या फूड के थ्रू फैल सकता है? सिंपल आंसर नहीं। ये जनरली हमने जैसा बताया आपको एडिस नाम के मॉस्किटो के स्पीसीज़ के काटने की वजह से ही होता है। यही मॉस्किटो स्पीसीज़ बाकी बीमारियां जैसे कि चिकनगुनिया, ज़िका, ये सब बीमारियां भी फैलाती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर हॉस्पिटल सेटिंग में कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, नीडल स्टिक इंजरी, राइट, ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आपका ब्लड या जो ऑर्गन्स आपको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है या जो इक्विपमेंट्स यूज़ किया जा रहा है अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो शायद इन्फेक्शन कैरी हो सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें मदर से फीटस में ये इन्फेक्शन पास ऑन हो सकता है। ऑल्सो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनमें भी मदर से बच्चों में ये इन्फेक्शन पास ऑन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन लोगों को ओबेसिटी, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, क्या उनमें डेंगू के कंडीशन सीवियर हो सकती है? नॉट ओनली डेंगू बट कोई भी इन्फेक्शियस कंडीशंस में ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि पेशेंट की खुद की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके खुद के बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जो लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन है वो कितना हाई है। अगर लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन हाई होता है तो दैट बिकम्स अ हैंडीकैप, दैट बिकम्स अ वेरी वीक पॉइंट। और उस केस में अगर मेडिकेशंस अवेलेबल नहीं हैं या पेशेंट मेडिसिन्स को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाती हैं। इसी वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप और सभी लोग हेल्दी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कीजिए ताकि आपको ये बीमारियां ना हो। ये जो क्रोनिक डिसीज़ होता है या जिसको इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ भी कह सकते हैं, जो कि ये इंडिकेट करती हैं कि पेशेंट की बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है और इम्यूनिटी लेवल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, और उसके बाद अगर पेशेंट की बॉडी ड्रग्स को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाता है और जो सीवियर डेंगू या सीरियस आउटकम के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डेंगू आयुर्वेदा, होम्योपैथी इन सब तरीक़ों से ठीक हो सकता है? हो सकता है कि जिन पेशेंट्स को बहुत लो लेवल ऑफ सिम्टम्स हों, अगर वो आयुर्वेदिक इलाज करवाएं, होम्योपैथी इलाज करवाएं तो हो सकता है उसमें ठीक हो जाए। जैसा हमने बोला आपको, कई लोगों में तो अगर आप कुछ इलाज नहीं कराते हैं तो भी ठीक हो जाता है। लेकिन कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ अगर बहुत सीरियस होता है, अगर बहुत ही सीवियर होती है तो हम ये रिकमेंड करते हैं, आरडी वेलनेस का रिकमेंडेशन है दैट प्लीज़ गो एंड विजिट योर एलोपैथिक डॉक्टर। ओके, डोंट टेक रिस्क विथ योर हेल्थ। ओके, दैट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ये बहुत कंडीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप वेट ना करें, आप एक्सपेरिमेंट्स ना करें। अगर सीवियस कंडीशन हो रहा है तो आपको जाके एलोपैथिक डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट्स हैं उनसे आपको लेना चाहिए। हाँ, अगर आपको बहुत ही अर्ली कंडीशंस हैं तो उस केस में यू कैन ट्राई आयुर्वेदिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। ओके, और हम इसके पहले कि अपना ये हम वीडियो ख़त्म करें, हम आपको ये इनकरेज करेंगे, हम आपको इंस्पायर करेंगे कि प्लीज़ आप एक जिसको हम बोलते हैं गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस, अच्छी आदतें अपनाइए। ओके, इन अच्छी आदतों से बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जैसा हमने बताया आपको कि इससे पहला तो ये है कि आपका जो बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन का लेवल है वो बहुत कम रहेगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपके बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता बहुत हाई रहेगी। और इसके अलावा
भी आपको लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज़ में डे टू डे लाइफ में बहुत सारे फ़ायदे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट ऑफ लिविंग इसकी वजह से बहुत कम होगा। ओके। नंबर 2, आपके जो कार्डियो रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक और इम्यूनिटी हेल्थ है बहुत स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट, क्रोनिक या इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। डायबिटीज़ हो गया, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो गई, एलर्जिक कंडीशंस हो गई, इनके होने के रिस्क बहुत ही कम होते हैं और इसकी वजह से जो बीमारी होने के चांसेस या कह लीजिए मॉर्बिडिटी या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, ओके, जिसको हम कह सकते हैं मॉर्टेलिटी, वो भी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मेडिकल इंटरवेंशन और मेडिकल खर्चे जो होते हैं, आजकल मेडिकल खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, राइट। अगर आपको एक टेस्ट लेना हो तो उसके लिए 1000-1500 रुपया चाहिए। आपको अगर हॉस्पिटल विज़िट करना हो तो आपके बिल कई हज़ार से लाखों रुपए में आ सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरी कोशिश कीजिए कि आपको ये सब जो इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस है ये ना रहे, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेवल कम रहे, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे। ये ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ गारंटी नहीं होती है, ओके, लेकिन हाँ ये एश्योरेंस ज़रूर होता है। अगर आप एक गाड़ी लेते हैं, उस गाड़ी का अगर आप मेंटेनेंस कराते हैं तो वो एश्योरेंस होता है कि आपकी गाड़ी बीच में कभी ख़राब नहीं होगी। हो सकता है कभी अनफॉर्चुन रीज़न से उसका एक्सीडेंट हो जाए और पंक्चर हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जिसका जो कि कहीं भी हो सकती है, लेकिन एक ये एश्योरेंस ज़रूर होता है कि अगर आप अपनी अच्छी आदतें अपना रहे हैं, अगर आप अपनी बॉडी का केयर कर रहे हैं तो उससे बीमारी होने के चांसेस और उसकी वजह से जो मेडिकल खर्चे होते हैं, हॉस्पिटल विजिट्स होते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। ओके। और अगर आपका हेल्थ अच्छा होगा, you will be more happy and you will also keep your family happier and always remember अच्छा health मतलब active life। if you are very active तो जो आपका जॉब हो गया, आपकी फैमिली लाइफ हो गई, उसमें भी आप बहुत एक्टिव रहेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। आप आरडी वेलनेस का जो प्रोटेक्शन प्लान है आप उसके बारे में सोचिए, और ये ऐसा प्लान है जो कि आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर सिग्निफिकेंटली लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट देता है। सो इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक रेगुलर रिस्क मार्कर्स, एक बहुत ही सिंपल रिस्क मार्कर्स टेस्टिंग होती है, जिसकी वजह से मालूम पड़ जाता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस कहीं बढ़ तो नहीं रहे हैं, और अगर ज़रा भी बढ़ने के इंडिकेशंस मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं कंसर्न्स या रिस्क, तो उसको कंसर्न्स और रिस्क को कम करने के लिए एक प्लान बनाया जाता है और उस प्लान्स को इनिशिएट किया जाता है। ओके। ये एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड या बहुत ही कस्टमाइज्ड प्लान होता है, और पूरा ऑब्जेक्टिव या पर्पस यही होता है कि हम जो पार्टिसिपेंट होता है उनके साथ में क्लोजली काम करके ये इंश्योर करें कि उनकी आदतें अच्छी हों, दे आर अवेयर अबाउट गुड हेल्थ एंड दे टेक गुड केयर ऑफ देयर हेल्थ, राइट। एंड with all these things we ensure हमारी कोशिश होती है कि पार्टिसिपेंट्स गुड हेल्थ वाले जोन में रहें। ओके। उनके हेल्थ में कंसर्न या रिस्क होने के चांसेस को मिनिमाइज़ किया जा सके। ओके। सो दैट इज़ द प्रोटेक्शन प्लान। अगर आप लेना चाहें, आपके फैमिली में आप किसी को गिफ्ट करना चाहें, वी स्ट्रांगली इनकरेज यू टू गो फॉर दिस प्रोटेक्शन प्लान। रिमेंबर, एक अच्छी हेल्थ से ज़्यादा बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं होता है। सो विद दिस आई होप कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा। आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको ठीक लगी हो, आप उसके बारे में ख्याल रखिए। आप अपने जो सर्कल है, फ्रेंड है, फैमिली है, उनमें आप एजुकेट कीजिए, और उसकी वजह से आप इन खतरनाक बीमारियों से दूर रहिए, आप अवेयर रहिए, ताकि आपको समय पर इनका ट्रीटमेंट मिल सके, आप इनका इलाज करा सकें। हैव अ गुड हेल्थ, हैव अ ग्रेट लाइफ, एंड टॉक टू यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।